नमस्कार, बजट विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बजट की तैयारी जोरों शोरों पर है और 1 फरवरी को देखना होगा कि मोदी सरकार के बजट के पिटारे से आखिर निकलता क्या है। लेकिन इससे पहले हम भी लेकर आए हैं बजट विशेष, एक ऐसा शो जहां बजट की बारीकियों को हम आसान भाषा में आपके सामने लेकर आएंगे, ताकि आने वाले जो बजट की बड़ी कठिन शब्दावली है उन सब के साथ साथ बजट से आम लोगों की जो उम्मीदें हैं और एक्सपर्ट्स की जो राय है उसके जरिए हम समझ सकें कि दरअसल इस बार का बजट कहता क्या है। तो आज से हमारी बजट विशेष सीरीज का आगाज हो रहा है और आज हम रेल बजट को फोकस करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इस बजट को लेकर भारत के लिए आखिर कौन कौन सी चुनौतियां हैं। दो 2022 से ही तय हो गया था कि दुनिया में मंदी दस्तक देने वाली है और जैसे जैसे मंदी ने अपने कदम बढ़ाए उसका असर इस साल की शुरुआत से ही साफ नजर आने लगा है। महंगाई और कमजोर डिमांड के कारण जहां सबसे मजबूत इकोनॉमी अमेरिका तक सुस्त पड़ चुका है, वहीं यूरोप रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के असर से छटपटा रहा है। इन ग्लोबल चुनौतियों के बीच एक बार फिर कोरोना की खतरनाक रफ्तार ने दुनिया के मैन्युफैक्चर हब कहे जाने वाले चीन की इकोनॉमी को चरमरा कर रख दिया है। इन तमाम ग्लोबल चुनौतियों का असर भारत पर भी जरूर पड़ा है, लेकिन भारत की ग्रोथ स्टोरी से अभी भी उम्मीदें बरकरार हैं। Let's say 20 years from now, where 25% of the global demand will come from India. भारत की यही ताकत अब ड्रैगन को पस्त करने के लिए काफी है। जीरो कोविड पॉलिसी का खामियाजा ड्रैगन को भुगतना पड़ा और यही वजह है कि कई कंपनियां अब भारत में मौके तलाशने लगी हैं। कोरोना संकट के दौर में चीन में एप्पल के प्लांट से ही जोरदार विरोध करते कर्मचारियों की तस्वीर को भूले नहीं भुलाया जा सकता। चीन ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी से यू टर्न भी लिया, लेकिन हालात संभले नहीं और इसी की तस्दीक करता है हाल ही में सामने आया IMF चीफ क्रिस्टीना जॉर्जीवा का बयान, जिन्होंने कहा कि चीन के लिए आने वाला वक्त चुनौतियों से भरा रहने वाला है। साथ ही उन्होंने मंदी को लेकर दुनिया को आगाह भी किया है। उन्होंने कहा है कि 2023 में 1/3 दुनिया मंदी का शिकार होगी। जिन देशों में मंदी नहीं आएगी वहां भी लोगों को बिगड़ते आर्थिक हालातों का सामना करना पड़ेगा। चीन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की धीमी होती अर्थव्यवस्था मंदी के लिए जिम्मेदार है। यूक्रेन युद्ध, बढ़ती महंगाई, बढ़ती ब्याज दरें और चीन में कोरोना महामारी का आना भी दुनिया भर की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। चीन के लिए अगले कुछ महीने मुश्किल भरे रहने वाले हैं। 40 सालों में पहली बार चीन की इकोनॉमी ग्रोथ दुनिया की ग्रोथ की तुलना में कम रह सकती है। चीन में दिसंबर 2022 में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां पिछले 3 साल के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। IMF चीन के बयान में अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन तीनों आर्थिक शक्तियों के नाम लिए गए हैं, लेकिन भारत का कोई जिक्र नहीं किया गया है। इससे पहले भी IMF ने भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया था, लेकिन बावजूद इसके भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। ग्रोथ रेट के अनुमान के आंकड़ों से साफ है कि भारत चीन के मुकाबले दोगुनी तेजी से विकास करेगा। ये तमाम आंकड़े सरकार की निवेश नीतियां और इंडियन इंडस्ट्री का अटूट हौसला जमीन पर एक ऐसी लकीर खींच रहे हैं जो भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ साथ एक वर्ल्ड लीडर की ओर ले जा रहे हैं। और ये भारत ने अलग अलग मंचों से दुनिया को ये बताया भी है और जताया भी है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक इवेंट में कहा है कि वो दौर गुजर चुका है जब दुनिया हमारे बारे में बताती थी और हम उससे इजाजत लेते थे। भारत हमेशा ही एक ऐसी दुनिया के पक्ष में रहा है जहां देश अपनी पॉलिसी, इंटरेस्ट और प्रायोरिटीज चुन सके। रूस यूक्रेन जंग को लेकर भारत का नजरिया भी कुछ ऐसा ही है। 24 फरवरी को शुरू हुई इस जंग पर भारत का स्टैंड हमेशा न्यूट्रल रहा है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में भी रूसी हमले के खिलाफ बोलने के अमेरिकी और यूरोपीय दबाव को खारिज किया। इतना ही नहीं, इसके बाद रूस को अपना सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर भी बनाया। दरअसल ये पश्चिम को एक तरह से आईना दिखाना था। भारत ने अपने ऊपर उठने वाले हर सवाल का जवाब बुलंद अंदाज में दिया। अमेरिका और यूरोप के तमाम दबावों के बावजूद भारत ने रूस से क्रूड खरीदना जारी रखा और साफ किया कि भारत अपने फायदे और जरूरत के हिसाब से ऐसा करता रहेगा। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ईटी नाउ स्वदेश से एक्सक्लूसिव बातचीत में इसे एक बार फिर दोहराया। साथ ही उन्होंने आने वाले समय के लिए भारत की ग्रोथ स्टोरी की बुलंद तस्वीर भी सामने रखी। So if the global rate is 1% growth,
we are growing at 3%. और ये तमाम बातें केवल बयानों की बाजीगरी नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर भी ये बातें हकीकत होती दिखने लगी हैं। एप्पल, गूगल जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं और अमेरिका के बाहर माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेवलपमेंट सेंटर भी भारत होगा। कंपनी ने भारत में 4 बड़े डेटा सेंटर बनाने के लिए भारी निवेश किया है। इसके साथ ही एप्पल के सप्लायर फॉक्सकॉन ने भी भारत पर रुचि दिखाते हुए 4000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है। तो हकीकत यह है कि दुनिया में आने वाले वक्त में भारत अंधेरे में उजाला साबित होगा। ईटी नाउ स्वदेश। तो देखा आपने कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो किस तरह से मजबूत और मजबूत तर होती जा रही है और निर्मला सीतारमण ऐसे समय में बजट पेश करेंगी जब वैश्विक आर्थिक गतिविधि व्यापक रूप से स्लो डाउन का सामना कर रही है। महंगाई दर हाई लेवल पर है। केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में इजाफा किया है और कंज्यूमर खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है। वैसे बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी और ये बजट आम चुनाव से पहले मोदी 2.0 सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर इस बजट की टीम सुपर 6 कौन सी है जो हर पहलू पर गौर करके बजट को तैयार कर रही है। तो जरा ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। तो टीवी सोमनाथन साहब हैं वित्त और व्यय सचिव और 6 दिग्गजों की जो आईएएस टीम है वो ये पूरी टीम तैयार कर रही है। संजय मल्होत्रा हैं जिसमें राजस्व सचिव, टीम सुपर 6 जिसका हम नाम ले रहे हैं। इसके अलावा वी अनंत नागेश्वरन है मुख्य आर्थिक सलाहकार। तुहिनकांत पांडे, जी हाँ, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव। इसके साथ ही अजय सेठ हैं इस टीम में जो सुपर 6 टीम है वित्त मंत्री की। सचिव हैं आर्थिक मामलों के विभाग के। और इसके साथ ही विवेक जोशी हैं सचिव सेवा विभाग। सबसे अहम बात 6 में से 3 आईएएस एक ही बैच के ऑफिसर हैं। अजय सेठ, तुहिनकांत पांडे और टीवी सोमनाथन, तीनों आईएएस एक ही बैच यानी 1987 बैच के ऑफिसर हैं। हालांकि तीनों का कैडर अलग अलग है। और चलिए सबसे पहले जो पूरी टीम हमने आपको दिखाई उसमें बात कर लेते हैं टीवी सोमनाथन की। जी हाँ, टीवी सोमनाथन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु कैडर के ऑफिसर हैं और जो वित्त मंत्री की सुपर 6 की टीम है उसका अहम चेहरा 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं टीवी सोमनाथन। और एक तरह से जो मौजूदा उनका पद है वो वित्त और व्यय सचिव का है। जो ये पूरी टीम जो एक आर्किटेक्ट टीम कह सकते हैं इस बजट की, उसके एक तरह से लीडर हैं। बजट 2023 जो पूरी टीम फॉर्म कर रही है उसको लीड कर रहे हैं टीवी सोमनाथन। तो ये उनके बारे में जानकारी। और अब बात कर लेते हैं हम एक और अधिकारी जो कि 1990 बैच के अधिकारी हैं और इनका नाम है संजय मल्होत्रा। जी हाँ, संजय मल्होत्रा की अगर हम बात करें, संजय मल्होत्रा को जानें तो संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के ऑफिसर हैं। और संजय मल्होत्रा साल में अक्टूबर में राजस्व विभाग में वो शामिल हुए थे। आईआईटी कानपुर के छात्र रहे हैं संजय मल्होत्रा। टैक्स रेशनलाइजेशन है और डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है उसको आसान बनाने पर फोकस कर सकते हैं, ये एक्सपर्टीज है। इसके अलावा जो अगला बड़ा चेहरा है वो है वी अनंत नागेश्वर, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य रहे हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार भी इन्हें नियुक्त किया गया था। नागेश्वर आर्थिक सर्वेक्षण में इकोनॉमी के उनके आकलन को देखेंगे। जी हाँ, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें इकोनॉमी के आकलन को देखेंगे। अगला जो इस सुपर 6 टीम में नाम है जरा उस पर गौर कर लेते हैं। अगला नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, तुहिनकांत पांडे। 1987 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं तुहिनकांत पांडे। और जो पिछली बजट की टीम थी उसको भी लीड कर चुके हैं और हाल ही में एयर इंडिया के निजीकरण और एलआईसी की शेयर मार्केट में लिस्टिंग में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बड़ा नाम है, फिलहाल निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव की जिम्मेदारी तुहिनकांत पांडे निभा रहे हैं।
और अगले नाम की ओर बढ़ते हैं। अगला नाम है बजट की टीम में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ का। कर्नाटक कैडर के ऑफिसर हैं और 1987 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं। बजट में जो अजय सेठ की भूमिका है जरा वो समझ लेते हैं। तो फिलहाल वो आर्थिक मामलों के सचिव हैं और जो इनकी भूमिका रहेगी वो व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना होगी, इस पर वो फोकस करेंगे। अगले जो अधिकारी हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। इनका नाम है हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं और 1989 बैच के अधिकारी विवेक जोशी साहब हैं, जो कि हरियाणा कैडर के ऑफिसर हैं। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के तौर पर अपनी कैडर यानी हरियाणा कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी बजट टीम में शामिल हैं। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के तौर पर अपनी सेवा दे रहे हैं। विवेक जोशी सरकार द्वारा चलाई जा रही वित्तीय संस्थानों के सुधार के एजेंडे पर फोकस कर रहे हैं। और चलिए अब आज का बजट विशेष, चूंकि रेल पर जैसा हमने आपको शुरू में ही बताया, जहां इस बार के बजट में रेल पर खासा फोकस हो सकता है। खासकर वंदे भारत ट्रेन को लेकर काफी उम्मीदें हैं। रेल बजट में माल भाड़ा और दूसरी चीजों को लेकर क्या क्या हो सकता है, हमारे सहयोगी समीर दीक्षित इसका पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। आगामी बजट में एक बार फिर निगाहें भारतीय रेलवे पर टिकी होंगी कि अगले वर्ष के लिए रेलवे में क्या नई सौगातें ऐलान हो सकती हैं। सूत्रों की माने तो अगले वर्ष भी रेलवे का फोकस सेमी हाई स्पीड मोबिलिटी पे बना रहेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि वंदे भारत ट्रेन का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो 100 से 110 नई वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान किया जा सकता है, जिसके जरिए महानगरों को छोटे शहरों से जोड़ने का जो अभी का काम है, जो प्रोसेस चल रहा है, उसको और गति दी जा सकती है। यही नहीं, ये पहली दफा हो सकता है कि एक स्लीपर बेस्ड वंदे भारत ट्रेन का भी ऐलान किया जा सकता है, जिसका प्रोटोटाइप तैयार है और इसको अब प्रोडक्शन के लिए लेकर के जाना है प्रोसेस के तहत। तो एक स्लीपर बेस्ड वंदे भारत के ऐलान की भी बहुत प्रबल संभावना है। एक और बड़ी घोषणा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर के हो सकती है। अभी जो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीशन के काफी नजदीक पहुंच गए हैं और एक नए डीएफसी कॉरिडोर चेन्नई गोवा का ऐलान भी बजट में किया जा सकता है। डीएफसी के जरिए जो देश में माल भाड़ा का जो फोकस बना हुआ है रेलवे का, उसको और गति दी जा सकती है। इसके अलावा कैपेक्स यानी कि कितना खर्च रेलवे कर सकती है, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 30% से ज्यादा का बजट आवंटन हो सकता है और इसके जरिए रेलवे अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको और बढ़ाना चाहेगी और इसके जरिए रेलवे जो है कोशिश ये भी करेगी कि अपने रेवेन्यूज को भी आने वाले वक्त में और बढ़ा पाए। सेफ्टी पर फोकस बरकरार रहेगा। कवच मैकेनिज्म का जो मौजूदा दायरा है इसको और बढ़ाने के लिए 1000 किलोमीटर अतिरिक्त उसकी घोषणा की जा सकती है, उसको बजट में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो वंदे भारत ट्रेन को और सफल बनाने के लिए जहाँ जहाँ चलती है वहाँ पर फेंसिंग को लेकर के सरकार सेफ्टी के नज़रिए से अलग से बजट आवंटित कर सकती है। फेंसिंग का सीधा मतलब यह है कि अब एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है करीब 1000 किलोमीटर का 2 अलग कॉरिडोर पे और इसको ऑफिशियली रोल आउट करेंगे, जिसमें 500 करोड़ से ज्यादा का जो है वो बजट आवंटन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कुछ बड़े ऐलान हैं जिनके जरिए रेलवे अपने अगले वर्ष की रूपरेखा तय करेगी। और वैसे आने वाले बजट में 100 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। ऐसे में कैसे वंदे भारत ट्रेन की रूपरेखा तय होगी, ज्यादा किराए में कब राहत मिलेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने बात की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से। केंद्रीय रेल मंत्री हमारे साथ हैं सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल यही कि 8वीं वंदे भारत ट्रेन, जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन की संख्या बढ़ रही है, आप किस तरीके का विजन लेकर के चल रहे हैं कि इसमें ज़्यादा पैसेंजर्स आ पाएँ, रेवेन्यू पर्सपेक्टिव में किस तरीके का विजन आपका रहने वाला है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के एस्पिरेशंस को देखते हुए, भारत की क्षमता को देखते हुए, भारत के इंजीनियर्स को ये चैलेंज दिया कि एक ऐसी ट्रेन डिज़ाइन करें जो कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन हो। उसी कड़ी में वंदे भारत ट्रेन बनी और अब इसकी सप्लाई चेन स्टेबलाइज हो रही है, अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग रैंप अप हो रही है। तो देश के कोने कोने को जोड़ने का जो संकल्प है, उसी संकल्प में कल पोंगल के शुभ अवसर पर सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन का माननीय प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करेंगे इस नई सर्विस का। ये दोनों तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स के लिए बहुत बड़ी सौगात है। ये 8वीं वंदे भारत ट्रेन है, लेकिन जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ा है तो क्या हर महीने 2 वंदे भारत ट्रेन, 3 वंदे भारत ट्रेन, किस तरीके का टारगेट आप देख रहे हैं? इससे भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि कदम दर कदम किस तरीके से अभी 8वीं है तो 2 वंदे भारत हर महीने आप बाहर लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से? आप गिनती छोड़ दीजिए, आनंद उठाइए ट्रेन का।
एक वंदे भारत ट्रेन के साथ में ये अच्छा रहा है कि जहां जहां अब तक आपने चलाई है उन स्टेट्स में आपको बेहतर नतीजे मिले पॉलिटिकली। इसको देखते हुए आपको लगता है कि वंदे भारत ट्रेन विल बी अ गेम चेंजर इन स्टेट्स वेयर ऑल इट इज गोइंग टू रन? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति का स्वरूप बदला है। राजनीति को छोटे छोटे डिवाइसिव पैरामीटर्स से निकाल के सेवा, विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक ऐसा नया पैराडाइम दिया है पॉलिटिक्स को। ये वंदे भारत ट्रेन हो, डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडिया में पहली बार एयरक्राफ्ट बने, सेमीकंडक्टर आए, टेलीकॉम का इक्विपमेंट निर्यात होने लगे, भारत में बना टेलीकॉम का टेक्नोलॉजी स्टैक हो, ये सब उसी बहुत बड़ी विजनरी सोच का नतीजा है। एक आखिरी सवाल फेयर्स को लेकर के है। ये एक तर्क साथ में चलता रहता है कि वंदे भारत ट्रेन का जो किराया है वो शताब्दी है जो प्रीमियम ट्रेन है उनसे अच्छा खासा उसका गैप है, ज़्यादा किराया देना पड़ता है। क्या हम ऐसी स्थिति में होंगे जहां आने वाले वक्त में किराए थोड़े इसके कम होंगे और जो प्रीमियम ट्रेन के किराए लगभग उस रेंज में हम पहुँच पाएंगे? बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, कॉमर्शियल फैक्टर्स को सबको देख के एक साथ कोई बड़े निर्णय लिए जाते हैं। तो लोगों ने एक्सेप्ट किया है इस ट्रेन को, लोगों ने चाहा है, पैसेंजर्स ने इसको पसंद किया है। ऑक्यूपेंसी कई सेक्टर्स में ऑलरेडी 125%, 120% के आसपास ऑक्यूपेंसी आ रही है। 120% का मतलब ये हुआ, मान लो मुंबई से रवाना हुए, सूरत से चढ़े वापस, बड़ौदा से चढ़े, तो इस तरह से 120% ऑक्यूपेंसी भी आ रही है कई सेक्टर्स में। लोगों ने पसंद किया। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन मनोज के साथ समीर दीक्षित, उज्जैन। तो आपको बता दें कि ये जो बातचीत थी वो कुछ वक्त पहले की थी, वंदे भारत जो ट्रेन थी उसकी शुरुआत से पहले की थी। और चलिए अब आपको बताते हैं किस बजट की आखिर क्या खासियतें थी दास्ताने बजट हमारे खास सेगमेंट में। तो सबसे बड़ा जो बजट था जो हम देखें तो सबसे बड़ा बजट 2020-21 में था, जिसमें जो वित्त मंत्री का भाषण था वो 2 घंटे 42 मिनट तक चला, जिसमें उन्होंने बजट के ऐलान किए। सबसे छोटा बजट कौन सा था, जरा उस पर निगाह डाल लेते हैं। तो सबसे छोटा जो बजट था वो 1977-78 का था। हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने केवल 800 शब्दों का यहाँ पर भाषण दिया था। अब शब्दों में सबसे बड़ा बजट कौन सा है, जरा उस पर निगाह डाल लेते हैं। तो 1991 में मनमोहन सिंह 18,650 शब्दों का उन्होंने भाषण दिया था, जो सबसे बड़ा शब्दों के लिहाज से बड़ा बजट माना जाता है। गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन सा था, तो गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट था 1951 का। जॉन मथाई योजना आयोग का रोड मैप उन्होंने पेश किया था। और इसके बाद अगर हम बात करें तो रोल बैक बजट की बात करें तो 2002-2003 यशवंत सिन्हा कई प्रस्ताव जो है वो उस दौरान उन्होंने वापस लिए थे और ये एक रोल बैक बजट माना जाता है। मिलेनियम बजट, जी हाँ, 2000 बजट भाषण के समय बदलाव किए गए थे और एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा गया था। सपनों का बजट, जी हाँ, 1997-98 का वो साल जब पी चिदम्बरम ने बजट पेश किया था। कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स में बड़े बदलाव किए गए थे। ऐतिहासिक बजट 1991 में मनमोहन सिंह लाइसेंस राज का खात्मा इस दौरान हुआ और आयात निर्यात नीति में व्यापक बदलाव हुए। और गणतंत्र भारत का काला बजट आखिर किसे कहा जाता है? 1973-74 के दौरान यशवंत राव चौहान भारत पाक जंग के बाद 550 करोड़ का राजकोषीय घाटा पेश आया था और इसे जो है वो गणतंत्र भारत का काला बजट कहते हैं। बदलावों के बजट की बात करें तो 2017 में अरुण जेटली केंद्रीय बजट के साथ रेल बजट का विलय, बजट की तारीख में भी बदलाव हुए।